प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टेबुलर पे बना के मैच फिल अप कर देना, इसको फिल कर देना। अब क्योंकि तो ब्लड यानी कि व्हाट इज लाइफ ब्लड, जिंदगी, लाइफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई अच्छे से क्लियर हो गया है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पसंद है, तो भाई बोलते हैं यार वो मेरी, हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे लोग आज हम अपने पहुंच चुके हैं डे 4 पर, जिसमें हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। और इसमें हम करेंगे प्रॉपर वे में हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जितने भी टॉपिक्स है आपकी बुक में, वो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। किस तरीके से आपने पेपर में लिखना है वो तक दिखाया जाएगा। क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, और उसमें और एडिशन कैसे करनी होगी, अगर हमारे पास वेटेज ज़्यादा होगी क्वेश्चंस की, मार्क्स की, तो हमें कैसे करना है, वो सब आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहना। और आई होप आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया होगे अपने बाकी के 3 दिन जिसमें हमने करा है फुल चैप्टर 1 की कवरेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। साथ साथ मैं आपको आपका जो मॉड्यूल है वो भी ओपन करके साथ साथ बताती रहूँगी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप कैसे कैसे आंसर्स को वहाँ से भी अपना पुट ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा चैप्टर का नाम ही है बिजनेस कम्युनिकेशन, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन से पहले आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन क्या है। ये जो क्वेश्चंस है आपके, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से आने के चांसेस भी है आपका। तो बच्चे जरा हम पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। और भाई पहला क्वेश्चन ही हमारा कहता है डिफाइन कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ही सीधा बोल रहा है कम्युनिकेशन को डिफाइन करिए। और साथ साथ क्या कहता है मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन इज इंपॉर्टेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना होगा। आप पहले 2 लाइंस में इसके बारे में बताएंगे कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद आप, क्योंकि यहाँ पर हमें एक डिफाइन दी हुई है, हमें यहाँ पर डिफाइन दी हुई है, तो क्योंकि यहाँ पर डिफाइन गिवन है इसका मतलब हम एक डेफिनेशन देंगे। और उसके बाद हमें क्या बतानी होगी, हमें इसकी इंपॉर्टेंस बतानी होगी। तो बच्चे लोग जरा देखें और स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ का पूरा प्रोसेस। क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। अब जरा हम देखें कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन होता है बच्चे लोग जब हम अपने आइडियाज, ओपिनियंस, व्यूज, नॉलेज किसी और पर्सन के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। यहाँ पर जब कम्युनिकेशन की बात होती है, इसमें कोई मनी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ शेयरिंग है, एक्सचेंज है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि वो कम्युनिकेशन जिसमें पर्पस क्या है, बिजनेस, यानी कि क्या, जिसमें मॉनेटरी पर्पस है, जिसमें प्रॉफिट्स है, ये सब कुछ। तो इधर हमारा जो शेयर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कम्युनिकेशन की। तो देखें कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है, इज द प्रोसेस, ध्यान रखना, ऑफ क्या अभी बताया था ना, एक्सचेंजिंग, एक्सचेंज यानी कि शेयर करना, इंफॉर्मेशन, क्या क्या एक्सचेंज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है, आइडियाज एक्सचेंज किए जा रहे हैं, थॉट्स एक्सचेंज किया जा रहे हैं, साथ साथ फीलिंग्स भी एक्सचेंज की जा रही है। बिटवीन, जब बिटवीन आता है तो बिटवीन 2 लोगों के लिए हम यूज करते हैं, ध्यान रखना। 2 से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, तब हम अमंग यूज करते हैं। इसीलिए यहां पर आप देखोगे पहले आपका आ रहा है बिटवीन, फिर आ रहा है टू, बिटवीन 2 और मोर, तो और मोर लगा दिए, यानी कि या तो वो कम्युनिकेशन कम से कम 2 लोगों के बीच में हो रही हो, या फिर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में हो रही हो। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है। क्या क्या, कौन सी 4 बातें, यानी कि इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और साथ साथ फीलिंग्स। किनके बीच में, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ताकि क्या किया जा सके, टू अचीव
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि अचीव किया जा सके कि दोनों में क्या डिस्कशन हो रही है, दोनों क्या एक दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं। और ध्यान रखना, हर तरीके की कम्युनिकेशन में दो लोग तो होंगे ही, एक वो जो मैसेज दे रहा है सेंडर, और एक दूसरा जो मैसेज रिसीव कर रहा है जिसको हम बोलते हैं रिसीवर। तो यहाँ पर हमारा मेन आ गया ये। अब आती है बात डेफिनेशन की। तो इधर आप लोग बच्चे लोग देखेंगे आपके मॉड्यूल में गिवन है बहुत सारी डेफिनेशंस, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां पर आप देखेंगे आपकी मॉड्यूल में क्या गिवन है। आपके मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आप लोगों को गिवन है, बहुत सारे गिवन है डेफिनेशंस, समवेयर अराउंड 8 और मोर हमारे को डेफिनेशंस गिवन है। अब आप यहाँ पर कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। आप उसको 2 लाइंस जिसमें हमने लर्न की कम्युनिकेशन क्या है, आफ्टर दैट 1 लाइन स्पेसिंग, और आप इनमें से किसी भी एक राइटर की क्या लिख सकते हैं, किसी भी एक राइटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपके यहाँ पर डेफिनेशंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट इनिशियल पेजेस में है वो हमें गिवन है कौन सी, वो हमें गिवन है कम्युनिकेशन की, और जो आगे पेजेस में है वो हमें गिवन है बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो आप एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर न्यूमैन एंड समर की या लेलैंड ब्राउन की, एलन लुइस की, फॉलोड बाय ऑडवे टी थिंग्स, मतलब ये जो हमारे को डेफिनेशंस है इनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको सिंपल लग रही है, इजी लग रही है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सबसे छोटी सी जो दिख रही है ना, दैट इज लेलैंड की लग रही है। दैट इज कम्युनिकेशन क्या है, इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज, यानी कि इसमें ट्रांसमिट किया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ इंटरचेंज किए जाते हैं फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, और साथ साथ उनका कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया कैसे करना है। आपको और कोई सही लगती है? मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, अगर एग्जाम में पूछ लिया व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ न्यूमैन एंड समर। इसीलिए जब हमारी आरंभ सीरीज स्टार्ट हुई थी मैंने सबसे पहली क्लासेस में यही पढ़ाया था और ये कहा था डेली बेसिस पे इसको डेली एक एक दो दो करके लर्न करनी शुरू कर दो और तुम जब फाइनल आएगा तब तुम्हें आती होगी। जो बच्चों ने वहाँ से सीरीज को स्टार्ट किया था और वो साथ जुड़े हुए थे उनको तो अभी आराम से सिर्फ वो रिवीजन वर्क पे है, लेकिन जो बच्चों को नहीं पता, अब अगर टाइम है आप लर्न कर सकते हो तो दिन में बेटा 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से, ये सारी लर्न कर लो। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन किसी पर्टिकुलर ऑथर की पूछ ले, किसी पर्टिकुलर स्कॉलर की पूछ ले, नहीं हो रहा कोई नहीं, कोई भी एक सिंपल सी याद कर लो आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बच्चा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड, आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, तो क्या होगी इसकी इम्पोर्टेंस, जरा देखें क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। कहती है यहाँ पर, ये कहती है इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है एक बात बताओ, मुझे काम करवाना है, मुझे कोऑर्डिनेशन करवानी है, मुझे प्लानिंग बनानी है, मुझे एग्जीक्यूट करना है, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे डायरेक्ट करना है, हर एक चीज़ में तो कम्युनिकेशन चाहिए बच्चे लोग। तो देखो कम्युनिकेशन एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये क्या फैसिलिटेट करती है? ये फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग, क्लैरिफाइज करती है रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और साथ साथ इंश्योर करती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की स्मूथ फंक्शनिंग को ये मतलब क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि भाई सही से काम हो रहा है। भाई हम क्या लेते हैं, हम फीडबैक लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम सुपरवाइज करते हैं, तो इस तरीके से सुपरविजन आ जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हो। अफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स रिलेशनशिप, मोटिवेशन
एंड ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉयज। यानी कि ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ये क्या क्या डेवलप करती है, ये बिल्ड करती है बेसिकली रिलेशनशिप, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है वो मिलकर रहते हैं, म्यूचुअल होकर रहते हैं, मोटिवेशन मिलती है यानी कि एनकरेजमेंट मिलती है, और साथ साथ एम्प्लॉयज को आपस में क्या होता है, ट्रस्ट। तो देखो बेटा लोग, ये आ गया एम्प्लॉयज मोर देन 2, तो यहां पर हमने लगा दिया अमंग। ठीक है, नाउ दिस कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल है टू एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए ये एक फंडामेंटल है। आप चाहो तो इन इंपॉर्टेंस को आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना अगर आप इसको पॉइंटर्स में दे रहे हो, डोंट राइट डाउन 1 2 3 4, नो, आप कितने कैसे लिखेंगे, स्टार लगा के आप पॉइंटर्स में दे सकते हो। दूसरी बात, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा कोशिश करना उसमें से एक पॉइंट एक्स्ट्रा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया समवेयर अराउंड 4 मार्क्स का, तो मेरे को ये पता है कि भाई 1 मार्क मेरा डेफिनेशन में चला जाएगा, और बचे जो ये 3 मार्क्स है उसके मुझे कम से कम कितने पॉइंटर्स देने हैं, मुझे कम से कम 4 पॉइंटर्स देने हैं। तो आप लोग क्या नहीं करेंगे, आप लोग स्टार लगा के करेंगे, पॉइंट्स में नंबरिंग मत देना। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो भाई, हमारा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में हमने साथ साथ सीख भी लिया और कर भी लिया। बढ़ते हैं अब आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता बच्चा, वो आता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताना है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस, अब यहां पर हमने पीछे सीखा था कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है, लेकिन ये जो वर्ड सीखा था हमने प्रोसेस, अब इसको भी तो जाने ये क्या है। तो जरा एक छोटी सी कहानी से सीखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर जब भी हम प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ चीजें होती है जो हमें पता हो। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास ये ना एक व्हाट्सएप चैट विंडो है, ये ना व्हाट्सएप चैट विंडो है, ये है मिस्टर अनिल, ठीक है, और ये है मिस, होगी कोई मिस, होगी तो होगी भाई, कोई है तो है, तो वो तो मिस्टर अनिल ही जानते हैं कि ये मिस कौन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर अनिल मिस्टीरियस से, मिस क्वेश्चन मार्क से क्लास में मिले, नए कॉलेज था, कॉलेज में मिले जाके, सीएस की क्लासेस थी वहाँ मिले, वहाँ पर जाके उनसे दोनों में बात हुई। तो ऑब्वियसली जब अब नंबर तो एक्सचेंज कर ही लेते भाई, अगर हम कल नहीं आए तो होमवर्क बता देना या क्या काम हुआ, तो नंबर ले आए। जैसे ही घर आए थोड़ी देर बाद मिस्टर अनिल ने क्या किया, मिस्टर अनिल ने एक मैसेज भेजा, किसको मैसेज भेजा, मिस क्वेश्चन मार्क को इन्होंने भेजा, हाय हाउ आर यू। अब समवेयर अराउंड 3 PM की बात थी और व्हाट्सएप पे भेजा। अब ऑब्वियसली जब भेजा तो वो वेट करेंगे भाई रिप्लाई तो आए, तो यहां पर मिस्टर अनिल ने जब मैसेज भेजा तो ये बन गए सेंडर, ठीक है। सेंडर कौन होता, सेंडर इज द वन हु सेंड्स द मैसेज। अब जैसे ही इन्होंने मैसेज भेजा, ऑब्वियसली इन्होंने एक माध्यम से भेजा, एक चैनल से भेजा, एक मीडियम से भेजा, तो वो जो था बेटा, वो जो था बच्चे लोग, वो था उसको क्या, जो मैसेज भेजा था वो एक मीडियम से भेजा, या फिर उसको हम एक चैनल बोल सकते हैं, चैनल से भेजा, या फिर एक पाथ बोल सकते हैं, पाथ से भेजा। अब यहाँ पर मैसेज गया किसके पास, मैसेज गया मिस के पास, मिस मिस्टीरियस के पास। 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए। पहले तो सिंपल एक सिंगल टिक आ रखा था तो अनिल को इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जैसे ही वो टिक हुआ क्या, अराउंड 3:30 पे डबल टिक तो हो गया और ग्रीन भी हो गया, यानी कि सीन भी हो गया। 3:30 तक भी मिस्टर अनिल ने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, चलो ठीक है। हुआ क्या, इनको प्रॉब्लम तब होनी शुरू हुई जब वहां पर भी ग्रीन भी हो चुका है और यहाँ पर ऑनलाइन भी शो हो रहा है। अब इनको गुस्सा आ रहा भाई, ही फेल्ट एंग्री, इनको गुस्सा आ गया, ये क्या बात होती है भाई, बड़ी बदतमीज है। 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए। अनिल ने ना एक डेडलाइन बनाई
उसने कहा बॉस अगर इस लड़की ने मुझे अगले 1 घंटे में यानी कि 6 बजे तक मैसेज नहीं किया तो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। अब वेट कर रहे फाइनली अराउंड 5:59 पे उनको रिप्लाई आया। क्या आया रिप्लाई? हाय। मिस्टर अनिल ने जैसे ही रिप्लाई देखा, क्या लगता है ब्लॉक करा होगा या फिर ऑन द स्पॉट रिप्लाई किया होगा? कमेंट में बताना, चेक करूंगी, देखूंगी क्या लिखते हो तुम लोग। ऑब्वियसली उसी टाइम रिप्लाई कर दिया होगा। तो यहाँ पर जब मैसेज भेजा गया, तो जब मैसेज भेजते हैं ना तो मैसेज को क्या करते हैं? एनकोड करते हैं। जिसको मैसेज जाता है, जिस चैनल से जाता है, जैसे व्हाट्सएप से गया, हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में करेंगे तो हम ईमेल भेज रहे होंगे, ठीक है? तो ये मीडियम, चैनल और पाथ बोलते हैं। जब मैसेज जिसके पास भेजा जाता है या पहुंचता है उसको हम रिसीवर कहते हैं। रिसीवर इज द वन हु रिसीव द मैसेज। नाउ जब मैसेज उनके पास पहुंचा, उन्होंने मैसेज को ओपन किया यानी कि मैसेज को डिकोड किया, समझा, और वो मेरा कम्युनिकेशन तब जाके कंप्लीट हुआ जब 6 बजे उसने क्या भेजा था? रिप्लाई या फीडबैक भेजा था। तो इसी पूरी कहानी को, इस पूरी स्टोरी को बच्चे लोग हम क्या कहते हैं? इस पूरी स्टोरी को ही हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू द सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रॉपर सिस्टमैटिक फ्लो है इंफॉर्मेशन का फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अंडरस्टैंडिंग। जो एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या अचीव कर लिया जाए? अंडरस्टैंडिंग अचीव कर ली जाए। यानी कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब सामने वाले को समझ आ गई और वो रिप्लाई और फीडबैक दे रहा है। तो यहां पर आप इधर लिख सकते हैं रिप्लाई या फीडबैक, ठीक है? नाउ इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको यहां पर बताए। आप चाहो तो इस तरीके से ये चार्ट भी एग्जामिनेशन में बनाकर आ सकते हो। बच्चे लोग, इफ आई वांटेड, यहां पर आपके सामने बना बनाया भी आ जाता, लेकिन मैं चाहती हूं मेरे जो भी बच्चे ये वीडियोस को देख रहे हैं वो जरूर इसको मेरे साथ साथ करें। आपके सारे क्वेश्चंस इसमें हैं और हर क्वेश्चन को मैं प्रॉपर आपको लिखकर बताऊंगी कि कैसे आपको लिखना है, क्या क्या आपको एडिशन करनी है, ताकि आप जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो तो आप फटाफट रिप्लाई आपके माइंड में आ जाए, ओके यार मैम ने बताया था हमें ऐसे ही करना है, ठीक है? तो देखो, तो इसमें इंटरकनेक्टेड होता है, जैसे कि एनकोडेड होता है, ट्रांसमिटेड होता है जिसको यानी कि मैसेज है, डिकोड होता है एंड रिस्पॉन्ड होता है। आप इसमें ये भी डाल सकते हैं सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, एनकोडिंग, फीडबैक, ठीक है? A well-functioned communication process reduces misunderstanding and supports effective interaction within organization. अगर ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। Is the point clear? Now, moving ahead with another one, next question. State the main elements of the communication process. सब बच्चे जानते हैं हमारे पास क्या क्या है, आप कैसे आंसर दे सकते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस व्हेन वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जो फर्स्ट आपने सीखा था वो 2 लाइंस लिख के, उसके बाद आप देखेंगे मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड सेंडर हु इनिशिएट्स द मैसेज एंड द मैसेज विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, एनकोडिंग द मैसेज, चैनल, ठीक है, जिसमें मैसेज को ट्रांसमिट किया गया है, रिसीवर जो मैसेज को डिकोड करता है, द मैसेज एंड ऑल्सो एसेंशियल। एंड लास्ट में जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक फीडबैक नहीं आ जाता, जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता, हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और लास्ट में तुम यहां पर देखोगे भी फीडबैक कम वन अंडरस्टैंडिंग विच वाइल नॉइज जो है वो डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन को। और ये सारे के सारे तत्व एलिमेंट्स मिलकर बन जाते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस।
आप इसको इस तरीके से पैरा में भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया, सबसे पहले आप लिख सकते हैं सेंडर, और इसको आप प्रॉपर लिखोगे जैसे यहां पर दिया ना आगे, द वन हु सेंड्स द मैसेज। फिर सेंडर क्या करता है, वो एनकोड करता है। क्या एनकोड करता है, मैसेज को एनकोड करता है। यह कैसे जाता है, ये किसी चैनल से, मीडियम से, पाथ से जाता है। उसके बाद क्या आता है बच्चे लोग, फिर क्या आता है हम लोगों का, उसके बाद मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास। रिसीवर मैसेज को करता है डिकोड, फिर वो क्या देता है, फीडबैक और साथ साथ रिप्लाई। लाइकवाइज दिस यू कैन राइट डाउन इन द पॉइंट्स एज वेल, यू विल गेट फुल मार्क्स। चाहे आप इस तरीके से पैराग्राफ में लिखेंगे या फिर आप इस तरीके से पॉइंटर्स में लिखेंगे, यू विल गेट मार्क्स। बट पॉइंट्स सारे पूरे होने चाहिए। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये सेम वही है जो हमने पीछे किया था। सबसे पहले सेंडर होगा, वो भेजेगा मैसेज, फिर वो रिसीवर होगा जो फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ये सब कुछ सेम है। आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे था सेम वही है, और जिसमें जब मैंने डायग्राम बनाया था तो आप एक बार बैक करके सेम वही डायग्राम आई गेस आपने बना भी लिया होगा, वहां से कवर अप कर लेना। तो देखें, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर का और रिसीवर का रोल बताना है। तो देखो, सेंडर कौन होता है, जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन। भाई सबसे पहले तो जो कॉल कर रहा है, जो मैसेज भेज रहा है, वही तो सेंडर होगा, वही तो बात स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो है इनिशिएटिंग करना मतलब होता है टू स्टार्ट करना। क्या स्टार्ट करता है, कम्युनिकेशन। एनकोडिंग आइडियाज इनटू क्लियर मैसेज। जो भी आइडियाज होते हैं उनको एनकोड करता है, यानी कि लिखता है, और मैसेज को कन्वे करता है, आइडियाज को क्लियर मैसेज में कन्वे करता है। साथ साथ वो सिलेक्ट करता है एप्रोप्रिएट चैनल, यानी कि उसको मैसेज कैसे भेजना है। नाउ रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को, उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट यानी कि अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और उसके मीनिंग को समझता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये सेंडर रिसीवर है वो ही रिप्लाई करेगा जो उसको समझ आया। तो यहां पर जब तक सेंडर क्लियरली चीजें बताएगा नहीं, डिटेल में सब कुछ क्लियर नहीं होगा, तब तक रिसीवर तक उसका मैसेज एज इट इज नहीं पहुंचता। तो देखिए, effective communication depends on the sender's clarity and the receiver's attentiveness and understanding. Both play a crucial role in assuring accurate transmission, correct interpretation, and meaningful feedback, which together led to successful communication. दोनों जब एक साथ होते हैं, मिलकर होते हैं, फाइनल रिजल्ट वैसा ही होता है जैसा सेंडर एक्सपेक्ट करता है, तभी जाकर वो एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल और इफेक्टफुल कम्युनिकेशन बनती है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फीडबैक क्या होता है बच्चे लोग, क्या ये क्रूशियल है, पहले ये बताओ। ऑब्वियसली भाई, हमें क्या पता सामने वाले को क्या समझ आया भी या नहीं आया, तो वो किसकी वजह से पता चलता है, फीडबैक की वजह से। तो देखें, अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 मार्क्स, तो मैंने बता रखा है कि भाई अगर 4 मार्क्स का आएगा तो हमें और क्या क्या एडिशन में कर सकते हैं। पहली बात, या तो आपको प्रोसेस आएगा या फीडबैक आएगा, इसमें से किससे से रिलेटेड कुछ भी आएगा। आपको जो मैंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, आप लोगों को जो मैंने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का एक चार्ट बताया था, एक डायग्राम बताया था, वो आपने सब जगह बनाना है। बहुत सिंपल है, तुम्हें आता भी है, तुम कर भी चुके हो। ठीक है, तुम्हें वो बनाना ही बनाना है। उसके बाद साथ साथ तुम्हें इन चीज़ों को करना है। अब मुझे कैसे करना, फीडबैक क्या है, फीडबैक वो होता है जब रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है और फाइनली वो रिप्लाई देता है किसको, सेंडर को, और वो जब रिप्लाई करता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है, और साथ साथ जब वो उसके रिप्लाई को हम फीडबैक बोलते हैं। तो देखें, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स
और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर। तो याद करने का तो मैं ट्रिक बता देती हूँ, आर आर आर। आर यानी कि हमारा आर एक हो गया रिसीवर, तो रिसीवर के साथ, और ये याद रखना बच्चे लोग, रिसीवर में ई आई आएगा, ठीक है। अल्फाबेट सी के साथ जो भी नेक्स्ट इमीडिएट वर्ड होता है वो ई आई आता है, इसके अलावा बाकी कोई भी वर्ड्स होते हैं अल्फाबेट सी के अलावा तो हमारा आई ई आता है। ये रूल सब पे एप्लीकेबल नहीं, बट मेजोरिटी इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उस पर ये रूल्स एप्लीकेबल है। नाउ यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले नोटिस करेंगे, आप लिखेंगे ये जो रिसीवर है, रिसीवर के दो काम हैं, एक तो रिस्पॉन्स देना या फिर रिएक्शन देना। तो हमने लर्न भी करना है भाई, क्योंकि मेरा काम तुमको सिर्फ या समझाना या चले नहीं ना, हमने तो साथ साथ लर्न भी करना है। तो लर्न करने में हमने सीखी ट्रिक, ट्रिपल आर यानी कि रिसीवर, रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर रिएक्शन देगा, साथ साथ रिसीवर रिस्पॉन्स देगा। तो देखें, फीडबैक इज द प्रोसेस, इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। सेंडर ने जो भी रिसीवर को मैसेज भेजा है वो उसका रिएक्शन होता है। इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है वेदर द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली, ये बताता है क्या जो मैसेज है वो करेक्टली समझ आ चुका है। फीडबैक एक इंपॉर्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है। फीडबैक नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एज हेल्प्स आइडेंटिफाई एरर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। इफेक्टिव फीडबैक इंश्योर्स, ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्टिव फीडबैक होता है वो ये इंश्योर करता है कि भाई क्लैरिटी है, एक्यूरेसी है और साथ साथ टू वे कम्युनिकेशन है। देयर बाय इम्प्रूविंग, क्या इम्प्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग को ये इम्प्रूव करता है। ध्यान रखना, क्वालिटी पर काम करना है बच्चे, क्वांटिटी पर नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं ही होता प्रोफेशनल कोर्सेज में कि हमें पेजेस को भर भर के आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड पोर्शन में जितना पूछा जाता है सिर्फ उसी का ही आंसर देना है। 4 मार्क का है तो अगर पूरे 4 नंबर का है तो 5 पॉइंट्स, पैराग्राफ में भी चाहे 5 पॉइंट्स। अगर 2 पार्ट्स में है तो 4 मार्क का है, 1 पार्ट हो जाएगा 1 मार्क पहले पार्ट के लिए और बाकी पार्ट के लिए 3 मार्क्स। इसका मतलब यानी कि हमें भाई 4 पॉइंट्स। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ नॉइस कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो नॉइस है ये कैसे अफेक्ट करती है, क्या अफेक्ट करती है बच्चे लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉइस पहले बहुत बोलते किसको है, नॉइस होती है, सबसे पहले समझो, नॉइस होता है डिस्टर्बेंस। अरे एक सेकंड, नॉइस होती है बच्चे लोग किसी भी चीज में क्या होना, डिस्टरबेंस होना, शोर होना, रुकावट होना, इसको हम नॉइस बोलते हैं। तो देखिए, नॉइस रेफर्स टू एनी डिस्टरबेंस दैट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसमिशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, यानी कि जो कि इंटरफेयर करता है किस में, किसी भी तरीके के ट्रांसमिशन में। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एकदम से कोई डोर ओपन कर दे या फिर आपके रूम में आके कोई शोर मचाने लग गए, बाहर एकदम से बहुत लाउड स्पीकर पे तेज साउंड बजने लग जाए, ये सारा क्या है, ये सब कुछ है शोर, ये सब कुछ है नॉइस, जो मुझे कंसंट्रेशन नहीं करने दे रहा, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कभी मैं फुल कंसंट्रेशन पे दे पाऊंगी जो मुझसे कोई कुछ कहना चाहते हैं। मैम मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक समझा रही है, मैम को पता है एग्जाम में आने के चांसेस है, मुझे भी पता है इंपॉर्टेंट है, करूँ क्या, शोर आ रहा है, बहुत नॉइज है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है भाई, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को नॉइज कैसे डिस्टर्ब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा भाई। यही तो बात है कि भाई शोर मचा और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। इट मे बी फिजिकल, ये फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सिमेंटिक यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है। नॉइज कैन डिस्टॉर्ट द मैसेज, नॉइज जो है वो मैसेज को ब्रेक भी कर सकता है।
भाई मैंने कुछ बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तुमने स्किप कर दिया। मिस इंटरप्रिटेशन कर सकती है, हम कुछ अलग मीनिंग ले ले, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बेटा एक बारी अगर कंसंट्रेशन गई, उड़ गई, तो फिर वो उड़ गई। उड़ गई मतलब उड़ गई। That is why it is said, if you want to be a good listener, good speaker, first be a good listener. फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो देखें, in organizations such disturbances reduce communication effectiveness and may cause errors in execution. और जब डिस्टर्बेंस हो गई तो एग्जीक्यूशन के टाइम भाई क्या होगा, रिजल्ट के टाइम वो एरर होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक कंपनी में भाई मीटिंग हो रही है, भाई डायरेक्टर कुछ बता रहे हैं, जो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक पर्सन वजह से अपने सिर्फ फोन पे लगा हुआ है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा क्या कहा जा रहा है क्या नहीं। डायरेक्टर ने लास्ट में पूछ लिया, जरा बताना एक बार ब्रीफिंग कर दो मीटिंग की, उसको पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो नॉइस था उसने कंसेंट्रेट करने ही नहीं दिया उसको। तो यहाँ पर यही चीज आती है। मैनेजिंग नॉइज इज एसेंशियल, मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि क्लियर, एक्यूरेट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ ये हमें इधर ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेट कम्युनिकेशन प्रोसेस विथ सुटेबल बिजनेस एग्जाम्पल। प्रोसेस आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, हम इसको एग्जाम्पल से, यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल कवर कर दिया था, तो हम इधर एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो जरा देखें, इन अ बिजनेस सेटिंग अ मैनेजर एक्ट्स एज द सेंडर। बिजनेस सेटिंग में जो मैनेजर होता है वो सेंडर की तरह काम करता है, राइट? वो ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी न्यू पॉलिसीज आती है। ये जो मैसेज है ये एनकोड होता है क्लियर लैंग्वेज में और सेंड कर दिया जाता है मेल के थ्रू, जो कि एक चैनल हो गया। अब जो एम्प्लॉयज है वो सारे के सारे कौन हो गए, रिसीवर। वो मेल ओपन करेंगे और डिकोड करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। दे रिस्पॉन्ड विद क्वेरीज, जिनको कोई भी क्वेरी होगी या कंफर्मेशन, विच सर्व्स एज अ फीडबैक, जो कि एक फीडबैक की तरह सर्व करेगा। एनी मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज्ड बाय अनक्लियर वर्डिंग रिप्रेजेंट्स अ फीडबैक। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ भी अनक्लियर है तो उसको रिप्लाई फीडबैक माना जाएगा। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है किसका, बिजनेस में कम्युनिकेशन के प्रोसेस का। अब आप चाहो तो इस तरीके से इसको चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि भाई ये जो मैनेजर है, मैनेजर ने क्या भेजी, मैनेजर ने भेजी ईमेल। ये जो ईमेल है ये हो गया मैसेज। मैनेजर ने क्या किया, मैसेंजर ने किया एनकोड। किसको मेल भेजी, मेल भेजी एम्प्लॉयज को। क्या मेल क्या और ये कौन हो गए, एम्प्लॉयज को। मैनेजर हो गया सेंडर, मैसेज जिसके पास गया वो हो गया एम्प्लॉय, वो कौन हो गया, रिसीवर। अब जब ये मैसेज एनकोड हुआ, किनके पास गया मैसेज, क्या गया, अबाउट न्यू पॉलिसीज। जब ये मैसेज पहुंचा एम्प्लॉयज के पास, एम्प्लॉयज ने क्या किया, मैसेज को डिकोड, और डिकोड करके उसको क्या किया, इंटरप्रेट। भाई क्या कहते हैं, कोई भी क्वेरी थी, कोई भी उनकी क्वेरी थी, सजेशन था, वो उन्होंने रिप्लाई करा, ये इन्होंने रिप्लाई किया, ये मेरा हो गया फीडबैक या रिप्लाई। तो ये मेरा क्या बन गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप चाहे इसको लिखकर बना भी सकते हो। बस एक बार क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझने की देर है बच्चे लोग, इजीली हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको डिफरेंस बताना है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा, ये हमसे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, राइट? अब जरा देखिए ये होता क्या है, कम्युनिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं। एक कम्युनिकेशन तो वही होगी भाई जो प्रीमाइसिस के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, और जो एम्प्लॉयज के साथ हो रही है, जो कंपनी के आपस में डायरेक्टर्स के साथ हो रही है, वो होती है इंटरनल। और जो प्रीमाइसिस के बाहर यानी कि ऑफिस के बाहर,
बिजनेस के बाहर यानी कि कस्टमर्स हो गया, क्लाइंट्स हो गया, गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हो गए, ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएगी एक्सटर्नल। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो मेरा कम्युनिकेशन है, it has been divided into two parts, internal and external। इंटरनल कौन सा होता है बच्चे लोग, वो जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है वो होता है इंटरनल, और वो होती है विद इन एन, इसको हम यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन में पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। और एक्सटर्नल यहाँ पर कम्युनिकेशन, तो ये हमारी कौन होती है, एक्सटर्नल कौन सी हो जाती है, जो कि आप लोगों की आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का आपके एम्प्लॉयज हो गया, आपका मैनेजर हो गया, राइट। और यहाँ पर एक्सटर्नल में हो जाएगा हमारे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए। Internal communication supports coordination and control, while external communication builds relationship and organizational image. Both are essential for effective functioning and success of the business organization. Likewise, आप इसको इस तरीके से चार्ट में भी कर सकते हो। आई वुड एडवाइज यू, क्योंकि डिस्टिंग्विश है, मैं हमेशा बच्चों को डिस्टिंग्विश में एक एडवाइस देती हूँ, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन को आपने कोशिश यही करनी है कि आप इस तरीके से करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आप लिख देंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, राइट। एक तरफ आप लिख देंगे इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरी तरफ आप लिख देंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। पहले में आप लिख देंगे मीनिंग, जो आपने मीनिंग है ना इंटरनल का, इट इज डन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पर आप ये लिख देंगे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आप ये लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट में आप दे देंगे एग्जाम्पल, जो आपने एग्जाम्पल देखा था, यहां पर एम्प्लॉयज और मैनेजर आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज, मैनेजर, वही यहां पर कौन आ जाएगा आप लोगों का, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप दे देंगे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, तो इसके एडवांटेज आप ये दे देंगे, ये एडवांटेज आ जाएगी इसकी, इधर से एक्सटर्नल की यह एडवांटेज आ जाएगी, पॉइंट। तो इस तरीके से आप बाइफर्केट करके भी अपने आंसर को लिख सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में बताया हुआ डिफरेंस बिटवीन, पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। Now, difference between oral and written communication, यहां पर हमें बताना है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। अब जरा समझते हैं, ओरल कम्युनिकेशन होना, अब कम्युनिकेशन कैसे होती है, बोलकर, वो क्या, वी कॉल इट ओरल, और लिखकर, दैट इज रिटन। अब यहां पर जरा इसको समझे, ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पोकन वर्ड्स एंड अलाउज इमीडिएट फीडबैक। भाई मैंने अपने फ्रेंड से बात की, मैंने अपने एम्प्लॉय से बात की,
मैंने अपने मैनेजर से बात की, मुझे उसी टाइम ओरल बात हो रही है तो उन्होंने मुझे उसी टाइम रिप्लाई कर दिया, उन्होंने उसी टाइम मुझे फीडबैक दे दिया। तो यहाँ पर हमारी ये होती है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें इमीडिएट होती है, फास्ट होती है, क्विक होती है, राइट, ये हमारी क्विक होती है। वही एडसुटेबल किसके लिए होती है? डिस्कशंस में और मीटिंग्स में हमेशा ओरल कम्युनिकेशन ही होती है। कभी देखा रिटर्न, हमारी मीटिंग है जी, रिटर्न मीटिंग है, अभी रिटर्न मीटिंग है तो ऐसे तो कभी कभी मतलब सुना भी नहीं होगा व्हाट इज रिटर्न मीटिंग। नाउ रिटर्न कम्युनिकेशन यूजेस रिटर्न वर्ड्स, ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है ये रिटर्न वर्ड्स को यूज करती है। तो देखे यहाँ पर, एंड प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, और ये एक परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए सुटेबल होती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्यों? क्योंकि ये आगे चल के हेल्पफुल होती है उसको एज एन एविडेंस प्रोजेक्ट करने में, और पॉलिसीज के लिए सही होती है। ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होती है बट इनफॉर्मल होती है, वही रिटर्न कम्युनिकेशन हमारी फॉर्मल होती है। नाउ वेयरएज रिटर्न कम्युनिकेशन इज फॉर्मल एंड प्रेसिज, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट उसमें उतना ही लिखा जाता है। आपको प्रॉपर फॉर्म देखनी होगी ताकि जो भी कम्युनिकेशन का पर्पस है उसको फुलफिल किया जा सके। तो चलिए बच्चों, क्योंकि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है और भाई हमने तो भाई क्या है हमारे लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है फुल मार्क्स लाना। वो तभी आएंगे जब मेरा बच्चा प्रॉपर सही तरीके से अपने पेपर में आंसर लिख के आएगा, और वो तभी लिखेगा जब वो डिफरेंस को इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में भी बनाएगा। तो बनाइए भाई, टैबुलर फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पर सारा बच्चा बेशक में एग्जाम में कैसे लिख देगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, इधर लिख देंगे रिटर्न कम्युनिकेशन, पहले ओरल कर देते हैं हम, ठीक है, चलो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन, इधर कर देते हैं ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि अब मेरा बच्चा स्मार्ट है, उसको सब आ गया है, तो वो जानता है मैंने पहले पहले में क्या देना है, मीनिंग, दूसरे में देना है एग्जाम्पल, तीसरे में बतानी है एडवांटेज, और भी कुछ है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। तो आपको पेपर में, और ये सारी चीजें आपकी इसमें गिवन है, आप चाहो तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, बट एडवाइजेबल क्या है, आप इसको इसी तरीके से लिखना। आप जब अभी घर में इसको पढ़ रहे हो, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप टेबुलर में बना के मैच फिल अप कर देना, इसको फिल कर देना। अब क्योंकि तुम रेडी हो, तुमको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ ब्लड क्यों कहा जाता है? लाइफ ब्लड यानी कि व्हाट इज लाइफ ब्लड? जिंदगी, लाइफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई पसंद है तो भाई बोलते हैं यार वो मेरी लाइफ लाइन है, वो मेरा लाइफ लाइन है यार, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं हुई तो आप किसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, किसको पॉलिसीज बताएंगे, किसको काम बताएंगे, कौन काम को समझेगा, कौन रिप्लाई करेगा, कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर जब हमारे पास इस तरीके के स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं तो हमने पहले एज इट इज ये लाइंस कॉपी करनी है। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड द लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हम लगा रहे हैं, अब यहाँ पे हम प्रोनाउन लगा देंगे। इट एनेबल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एनेबल करती है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को एंड आइडियाज को, नेसेसरी फॉर डेली ऑपरेशंस, जो भी ज़रूरी है डेली ऑपरेशंस के लिए। इट कनेक्ट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स, सपोर्ट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करती है, कोऑर्डिनेशन को और कोऑपरेशन को सपोर्ट करती है, और साथ साथ हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। नाउ अफेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, जब भी कम्युनिकेशन अफेक्टिव होती है ये क्या फिलअप करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है, भाई सही से डिसीजन ले लिया जाता है। लीडरशिप और मोटिवेशन बढ़ाती है एम्प्लॉयज़ का। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन, बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, डिसजॉइंटेड हो जाती है, डिसजॉइंट हो जाएगी भाई, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है,
क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सबको सब कुछ समझ आए, इसीलिए क्या जरूरी है, इसीलिए जरूरी है भाई कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो, और वो क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव, जितना मर्जी बोल लो नहीं समझ आने की। देयरफॉर कम्युनिकेशन सस्टेन्स एफिशिएंसी, इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो एफिशिएंसी को सस्टेन करती है, एफिशिएंसी को, हार्मनी को, और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को वो लेकर चलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हाउ डज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। किस तरीके से अफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो भी प्रोसेस है वो मैनेजरियल डिसीजन में हेल्प करती है। भाई मैनेजर ने मीटिंग की, मैनेजर ने मीटिंग की कि भाई हम एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, हम एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। अब उसने वो मीटिंग रखी, प्रॉपर वे में सबको मेल गया, सब बैठे, सबने ओरल कम्युनिकेशन की, डिस्कशंस रखे, आर्ग्यू हुए, सब कुछ हुआ। बट क्या हुआ होगा, क्योंकि सब लोग थे, हर किसी ने अपने पॉइंट्स रखे, तो शायद कोई ना कोई आउटकम तो आया ही होगा। और अगर सबके बीच में मैनेजर ने अच्छे से सब कुछ समझाया तो क्या हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो डिसीजन लेना पे इजी हो जाएगा मैनेजर के लिए। तो जरा देखें, effective communication process provides managers with accurate, timely and relevant information जो कि essential है for sound decision making. Clear communication ensures that facts, opinions and feedbacks are properly shared and understood. It reduces ambiguity. अगर communication clear है तो वो सब ensure करेगा कि proper way में जा रही है बात, clear बात जा रही है, कोई भी ambiguity नहीं है, and helps evaluate alternatives objectively. Effective communication also enables managers, ये जो effective communication होती है ये managers को साथ साथ और enable करती है क्या, कि क्या हो, enables managers to explain decisions clearly, कि जो भी decisions है वो clearly अच्छे से उनको explain करे, accept करे और implement करे actions को smoothly. Therefore, thus कम्युनिकेशन सपोर्ट इन्फॉर्म्ड, जब ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, रैशनल, सबके ओपिनियंस है, और इफेक्टिव मैनेजरियल डिसीजन, यानी कि जब मैनेजरियल डिसीजन सही होंगे जब उनके पास सब कुछ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की पावर होगी। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, आप इसको, ये क्वेश्चन को इसी तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। A manager sends instructions to his team. एक मैनेजर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन भेजता है, बट द टास्क इज परफॉर्म्ड इनकरेक्टली, बट जो टास्क था वो इनकरेक्टली परफॉर्म हुआ। एनालिसिस द सिचुएशन विद रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस की रेफरेंस लेकर ये करना है। ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर है हमारे को 6 मार्क्स, वही 6 मार्क्स में सिचुएशनल क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमें भाई क्वेश्चन आ गया, अब मेरे को कैसे लिखना है, मेरे को तो देखो बच्चे, हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमें होती है यार पता तो है बट 3-4 लाइंस का ही पता चल रहा है यार। 6 मार्क्स में तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि थोड़ा सा तो बड़ा लिखा जाए, बड़ा इन द सेंस थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दी जाए। बेटा इवैल्यूएटर से भी तो मार्क्स निकलवाने हैं ना, वो तभी तो निकलवा पाएंगे जब हम आंसर को थोड़ा सा लेंदी लिखेंगे, थोड़ा सा लेंदी इन द सेंस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देंगे। ऐसा ना हो कि भाई कुछ लिखा ही नहीं है, 6 नंबर में आप कोई 6 वर्ड्स तो लिख के नहीं आओगे, उसको इलाबोरेट भी तो करोगे ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैनेजर ने इंस्ट्रक्शंस भेजी टीम को, बट जो टास्क था वो सही तरीके से हुआ नहीं। इसका मतलब जो टास्क था वो सही तरीके से नहीं हुआ। 2 ही तरीके के लोग हैं, एक है सेंडर और एक है रिसीवर। ये और ये, तो ये है हमारे मैनेजर साहब और ये है इनकी टीम। इन्होंने तो मैसेज भेज दिया, भाई कोई काम है पर्टिकुलर, वो काम करना है। इन्होंने काम तो कर दिया,
लेकिन इनकरेक्ट किया। अब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है, लेकिन वो क्या है शायद समझ ही नहीं आया। या तो हो सकता है एनकोडिंग सही ना हो, मैसेज ही सही ना गया हो, या फिर ये भी हो सकता है इनको समझ ही नहीं आया, अंडरस्टैंड नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने इंटरप्रेट गलत निकाला, डिकोड हुआ। हम इसको पढ़ के ये तो नहीं कह सकते कि गलती मैनेजर की है या फिर गलती रिसीवर की है, गलती दोनों के एंड से भी हो सकती है। क्या पता मैसेज ही क्लियर ना हो और सामने वाले को जब क्लियर नहीं है तो उसने अपने तरीके से किया, तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं है कुछ, इसका मतलब प्रॉपर कोई फीडबैक नहीं आया, सही से कुछ भी चैनल नहीं हुआ। तो अब जरा देखते हैं। The incorrect performance of task indicates a breakdown in communication process. The message may not have encoded clearly by the sender or have not been transmitted through an inappropriate channel. The receiver may have decoded the message incorrectly. और हो सकता है कुछ इंटरप्शन आ गई हो, नॉइज आ गई हो, इंटरफेरेंस आ गए हो, जिससे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। Absence of proper feedback could have prevented clarification. भाई अगर फीडबैक प्रॉपर नहीं है तो क्लैरिफिकेशन में प्रिवेंशन आ गई। Analyzing each element of communication process helps. अगर हम एक एक देखना पड़ेगा कि कहीं मैसेज तो गलत नहीं गया, कहीं एनकोडिंग तो गलत नहीं हुई, कहीं डिकोडिंग तो गलत नहीं हुई, मैसेज तो सही था, कहीं समझा तो गलत नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से कुछ रिप्लाई चाहते थे बट उनको को नहीं मिल पाया, तो पूरा इसके बारे में पता किया जाएगा। तो नाउ कम्युनिकेशन हेल्प आइडेंटिफाई गैप्स एंड इंप्रूव एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग एंड टास्क एग्जीक्यूशन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है भाई कम्युनिकेशन में 2 लोग हैं और दोनों को ही बोलने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, 2 वे हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपकी कम्युनिकेशन 2 वे हो, फीडबैक अलाउ किया गया हो, प्रॉपर चैनल हो, एनकोडिंग हो, डिकोडिंग हो, बेटा वही सब आपका बार बार आएगा। प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो नाउ an effective communication process is characterized by clarity of message, ensuring the receiver understand the intent meaning. It involves two-way communication. आ गया, ये two-way communication है, both sender and receiver should reply, allowing feedback. It uses an appropriate channel suited for message and audience. It also minimize noise and distortion. ये noise को भी कम करता है और distortions यानी कि रुकावटों को भी कम करता है। These characteristics ensure accuracy, ये accuracy, understanding और effectiveness को एक organization में इन सबको क्या करता है, ensure करके चलता है। Point clear? चलो जी, moving ahead, next question, towards the next question. Effective communication को define करना है। Explain its significance in business organization. जब भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, कहाँ पर, सेंडर से रिसीवर तक वो होती है, और अंडरस्टैंडिंग हो तो बस ये ध्यान रखना है। Effective communication is the process of transmitting information in such a manner that it clearly understood by the receiver and leads to desired response. In a business organization, effective communication ensure करती है clarity of instructions. Instructions की clarity को ensure करती है, कोऑर्डिनेशन का इंश्योर करती है, साथ साथ स्मूथ फ्लो, इंफॉर्मेशन के स्मूथ फ्लो को भी इंश्योर करके चलती है। ये सपोर्ट करती है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, एम्प्लॉय मोटिवेशन में और साथ साथ टीम वर्क में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूस करती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स और साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को, और इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी को। Thus, it plays a vital role in achieving organizational goal, productivity and harmony. ये वही है जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। तो आपको बस क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और भी एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को कैसे कैसे पूछा जा सकता है, हमारा वो है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पढ़िए तब तक।
नाउ डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। कम्युनिकेशन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक्सचेंज होता है, ट्रांसमिशन यानी कि एक्सचेंज। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है, इफेक्टिव होना यार बच्चे, इफेक्टिव होना जब सामने, इफेक्टिव कब होगा? जब हम जो सामने वाले से हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए। आप किसी शॉप पे लेने गए हो जीन्स, जब आप बाहर निकले तो आपने देखा जीन्स आपने एक लेनी थी, आप 4 जीन्स और 5 टॉप लेके निकले हो। जो सेल्समैन था उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स वो इतनी इफेक्टिव थी कि यू एंडेड अप इन बाइंग सो मेनी क्लॉथ्स। बाद में व्हेन यू आर रिटर्निंग टू योर होम यू आर रियलाइजिंग यार इतने तो कपड़े लेने ही नहीं थे मुझे, मैंने इतने सारे क्यों ले लिए। वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है इंश्योर करता है जो मैसेज है वो प्रॉपरली अंडरस्टूड है और क्लियरली इंटरप्रेटेड बाय है रिसीवर को। वाइल कम्युनिकेशन में अक्कर विदाउट अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन क्लैरिटी, फीडबैक और डिजायर्ड एक्शन। In business context, effective communication is essential because it leads to accurate business communication में ये बहुत essential होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो। किसका? सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो टास्क का। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन? व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एसेंशियल फीचर्स क्या है? तो जरा ध्यान से समझते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड, यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी होगी। हम जब भी जैसे हम लॉ के या प्रोफेशनल बॉडी में जब हम आंसर्स को लिखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? मीन्स, इंक्लूड्स, इस तरीके से लिखते हैं। तो मीन्स जब आएगा तो हमें उसका मीनिंग बताना होगा और इंक्लूड जब होगा उसके मतलब उसके अंदर और क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि हमसे पूछे गए हैं फीचर्स, तो हमने इसको दिया है वर्ड इंक्लूड। क्लैरिटी ऑफ मैसेज, मैसेज क्लियर हो। इंश्योर करना इंफॉर्मेशन इज इजीली अंडरस्टूड। इट शुड बी कंप्लीट और एक्यूरेट। प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, और सारी नेसेसरी डिटेल्स हो। अफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कब होती है? जब कम से कम 2 लोग हो और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन 2 वे हो। आप लोगों को देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन शुड हटा देते, इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर क्वेश्चन आ गया 1 वे कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? देन योर आंसर वुड बी फॉल्स। ओके, तो ध्यान रखना। नाउ effective communication involves 2-way interaction, allowing feedback, clarification. It must be relevant to the audience and objective. Audience को relevant हो, objective clear हो. These features ensures understanding. ये features understanding ensure करें, acceptance और appropriate response ensure करें और making communication successful, और communication को successful बनाए। In short, in simple terms, effective communication तभी होगी जब proper feedback होगा, clarification होगी, 2-way interaction होगी और सब कुछ बहुत क्लियर तरीके से आपस में समझाया जाएगा, mutual understanding भी होगी। Moving ahead towards the next question. Explain the role of clarity and completeness in effective communication. यहाँ पर हमें रोल बताना है क्लैरिटी का और कंप्लीटनेस का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में।
तो देखिए क्लैरिटी मतलब क्लियर होना, और इट इज बट ऑब्वियस अगर मुझे कम्युनिकेशन, इफ आई वांट, आई हैव एम्प्लॉयज एंड आई वांट, मैं मैनेजर हूँ, आई वांट वो सही से काम करे, तो मुझे उनको जो मैसेज कन्वे करना है, मैं चाहूँगी, वो चाहती हूँ कि वो जो जैसा मैं काम चाहती हूँ वो मुझे वैसा काम करके दे, तो वो काम मुझे तभी करके देंगे जब मैं मैसेज उन तक क्लियरली पहुंचाऊंगी। अगर मैसेज एम्बिगुअस हुआ, अनक्लियर हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, डिस्टॉर्टेड हुआ, तो वो लोग मुझे वो फीडबैक, वो रिप्लाई जैसा मेरे को उनसे एक्सपेक्टेशन है वो देंगे ही नहीं। मुझे मेरे एम्प्लॉयज से उनकी 100% डेडिकेशन चाहिए, मुझे मेरे एम्प्लॉयज से उनका 100% एफिशिएंसी चाहिए। वो तभी कर पाएंगे जब उन तक मैसेज क्लियरली पहुंचेगा। तो देखिए क्लैरिटी इंश्योर करती है that the message is expressed in simple, precise or unambiguous language, making it easy for the receiver to understand. Completeness means providing all relevant information required for proper interpretation and action. Lack of clarity or incomplete message can cause confusion. अगर मैसेज इनकम्प्लीट है या क्लैरिटी नहीं है तो वो क्या क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन और एरर। इन बिजनेस कम्युनिकेशन क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस रिड्यूस, क्या रिड्यूस करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टाइम को सेव करती है और इंप्रूव करती है डिसीजन मेकिंग को। टुगेदर दे एनहेंस इफेक्टिवनेस, रिलायबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। So this is what, this is all about clarity, कितना यानी कि मैसेज का क्लियर होना कितना ज्यादा जरूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Why is feedback considered an indispensable element of effective communication? यानी कि फीडबैक को ऐसा एलिमेंट क्यों कहा जाता है कि भाई उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में शादी है, तुम्हारे बहुत क्लोज रिलेटिव है, तुमने कार्ड देने गए और उन्होंने बोला उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, आप बोल रहे आओगे ना आओगे ना, फूफा जी ले लो, आओगे ना, बार बार बोल रहे आओगे ना, आपको शक है कि वो नहीं आएंगे ना, वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं। यानी कि जब तक फीडबैक नहीं आ जाएगा, रिप्लाई नहीं आएगा, और पापा भी वही बैठे, भाई इज्जत का सवाल है, उनकी बहन के घर में गए हुए हैं, ठीक है बेटी की शादी है, कोई बात नहीं, थोड़ा झुकना भी पड़ता है, झुक जाता है इंसान तो, बट दे वांट मुझे रिप्लाई तो दो, अगर आ रहे हो तो हम चले, नहीं आ रहे तो मनाए, और मनाए तो किस बात पे आप नाराज हो तो वो भी बताए, है ना भाई। ये तो आप भी जानते हैं कि ये दो लोग जो हमारे घरों में होते हैं ना, ये जो दो लोग हैं ये कभी भी नाराज हो जाते हैं, किसी भी बात पे नाराज हो जाते हैं, और ये घर में होते ही शायद नाराज होने के लिए, एक तो फूफा जी और जो बुआ के हस्बैंड होते हैं, और एक होते हैं जीजा जी जो दीदी के हस्बैंड होते हैं, ये मतलब दामाद जी, बेसिकली दामाद जी। हमारे घर में जब वो आते हैं तो हमें लगता है, वही जब हमारे घर के जेंट्स अपने इन लॉज के जाते हैं तो वो वहां पर दामाद जी बन जाते हैं, है ना। चलो, feedback is considered indispensable because it confirms whether the message has been understood correctly by the receiver. It helps sender identify errors, clarify doubts or adjust communication if required. Feedback makes communication a two-way process. Feedback two-way communication को two-way process बना देता है, interaction को improve करता है और understanding को। एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव फीडबैक एनहेंस करती है एक्यूरेसी, कोऑर्डिनेशन एंड परफॉर्मेंस, देयरबाय एंश्योरिंग दैट कम्युनिकेशन अचीव्स इंटेंडेड पर्पस। बस बेसिकली फीडबैक का काम ही यही है। फीडबैक देखता है, फीडबैक एंश्योर करता है, क्या एंश्योर करता है कि भाई जो मैसेज है रिसीवर को अच्छे से समझ आया है और वो वैसा ही रिप्लाई दे रहा है जैसा सेंडर एक्सपेक्ट कर रहा है। यही है हमारी इंटेंशनस ऑफ फीडबैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ एम्पैथी कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस वन इज इंपॉर्टेंट।
most important term. What is that term? That term is empathy. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्पैथी किस तरीके से काम करती है मैं आपको समझाती हूँ. एक और कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉई है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स. अब हुआ क्या, मिस्टर एक्स के घर में कुछ मिसहैपनिंग हुई, किसी बहुत उनके क्लोज वन की डेथ हो गई. अब मिस्टर एक्स के पास दो अलग अलग मैनेजर्स आते हैं, एक है मैनेजर 1 और एक है मैनेजर 2. ये जो मैनेजर 1 है ये इनके पास जाते हैं और ऑब्वियसली कंडोलेंस, सिंपैथी, बुरा लगा शो करते हैं और कहते हैं सर आप लास्ट 10 डेज से आ नहीं रहे थे, आपका काफ़ी वर्क पेंडिंग है, आप आज कंप्लीट करके ही जाना. साउंड सो इनह्यूमेन है ना, कितना अजीब सा लग रहा है यार. मतलब उसके घर में कुछ मिसहैपनिंग हुई है, इंस्टेड कि उसको थोड़ा सा टाइम दो, कुछ वो ऐसे बोल के जा रहा. फिर आया मैनेजर 2, उसने भी उसको समझाया, मतलब ऑब्वियसली उसके साथ रहा और उसने बोला, उसने उसकी फीलिंग्स को समझा. ऑब्वियसली यार इमोशंस सब इंसान तो इंसान ही. मैनेजर 2 ने मिस्टर एक्स को बोला सर आप काम की टेंशन मत लो, हाँ आपका काम थोड़ा पेंडिंग है, मैं आपके साथ आप पास 2 लोगों को असाइन कर दूंगा, आप पहले खुद को संभालिए, खुद को टाइम दो, आप इसको मतलब क्वार्टर एंड तक आप क्लोज करवा देंगे, आप उन लोगों से काम उनको बता देना, ब्रीफ दे देना, वो कर देंगे. यहाँ पर जो ये था इसने सिर्फ सिंपैथी दिखाई, कंडोलेंस, ओके आपके साथ बुरा हुआ. बट ये जो था मैनेजर 2, उसने उसकी फीलिंग्स को जाना, उसकी फीलिंग्स को समझा. आप अगर इसमें से किसको आप भी देख रहे हैं और वो भी एम्प्लॉइज है तो ऑब्वियसली वो किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, मैनेजर 2 की तरफ. इसका मतलब एम्पैथी का मतलब भी बच्चे ये होता है जब ऐसी एबिलिटी, जब हम सामने वाले की कुछ प्रॉब्लम है उसको समझते हैं. एम्पैथी रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स. In the workplace, empathy helps communicate choice, appropriate words, tone and approach, making message more acceptable. It builds trust. ये trust build करता है और mutual respect build करता है. Reduce resistance and improve cooperation. Cooperation को improve करता है. Empathetic communication ensure करती है that message are not only understood. ये message सिर्फ समझ ही नहीं आया, साथ साथ emotionally accepted भी है. thereby enhancing the effectiveness of workplace communication. इससे क्या हो रहा है, इससे workplace communication में की जो communication में effectiveness है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. ये है हमारा. ऑब्वियसली यार आप दूसरे की फीलिंग समझ रहे हो, एक मैनेजर दूसरे की फीलिंग समझ रहा है तो इट ऑब्वियसली उसके लिए जो बाकी के एम्प्लॉयज होंगे वो थोड़े से इंक्लाइंड हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A manager issues instructions in ambiguous language. Ambiguous का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड जिसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल रहे हो, तो अनक्लियर हो ड्यू टू मोर देन 2 or 3 मीनिंग्स, रिजल्टिंग इन कंफ्यूजन होती है एम्प्लॉयज में. ऐसे प्रिंसिपल बताइए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो इग्नोर किए गए हो. तो पहली बात वही क्लैरिटी, प्रेसी. तो देखिए द मैनेजर इग्नोर सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन. द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी रिजल्टेड इन एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस दैट एम्प्लॉयज कुड नॉट इंटरप्रेट करेक्टली. जो एम्प्लॉयज है वो सही से इंटरप्रेट नहीं कर सकते. लैक ऑफ कंप्लीटनेस में हैव लेफ्ट आउट एसेंशियल डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर टास्क एग्जीक्यूशन. द मैनेजर ऑल्सो फेल टू एंश्योर फीडबैक विच कुड हैव क्लैरिफाइड डाउट्स, ignoring simplicity and precision for further increased confusion. These lapses caused misunderstanding and incorrect performance, highlighting the importance of clear, complete and two-way communication. इसका मतलब ये वाली चीज़ें इग्नोर करी गई, इसी रीज़न की वजह से इसकी लैंग्वेज एम्बिगुअस रही. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ लैक ऑफ फीडबैक, अगर फीडबैक नहीं दिया गया सही से, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन पर जाएगी. तो देखें लैक ऑफ फीडबैक प्रिवेंट्स द सेंडर फ्रॉम नोइंग वेदर द मैसेज हैज. भैया देखो मैसेज भेजा नहीं, हमने क्या किया, मैंने ना गुड्स भेज दिया अपने
मैंने अपना माल तो भिजवा दिया था अलग अलग जगहों पे, लेकिन मैंने उनसे तो पूछा ही नहीं, कभी लोगों से पूछने की कोशिश भी नहीं की, ना मेरे पास कोई रिप्लाई आता। थोड़े टाइम बाद देखना शुरू किया कि भाई हर हफ्ते ना मैं जो गुड्स बेच रही थी कंप्लेंट्स आने लग गई कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। मुझे क्या करना चाहिए था, जब मैं गुड्स को भेज रही हूँ, मे बी मेरे को उस टाइम रिप्लाई नहीं किया, सर सब कुछ ठीक है, कुछ कमी तो नहीं, क्योंकि अब वो मुझे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद मुझे रिप्लाई आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैग कर गया फीडबैक का लेना। यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर फीडबैक नहीं लिया गया तो भाई जो सेंडर है उसको पता ही नहीं चलेगा, उसकी नॉलेज में ही नहीं आएगा कि भाई कमी क्या है। द मैसेज हैज अंडरस्टूड करेक्टली, विदाउट फीडबैक एरर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमेन इनकरेक्टेड, दिस में रिजल्ट इन रॉन्ग डिसीजन, इससे रॉन्ग डिसीजन होंगे, साथ साथ इम्प्रॉपर टास्क एग्जीक्यूशन एंड इनएफिशिएंसी, एब्सेंस ऑफ फीडबैक ऑल्सो डिस्करेजेस इंटरेक्शन, अगर फीडबैक में एब्सेंस होगी तो ये डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट करेगी। इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयज in organizations, feedback is essential for two-way communication, clarity and continuous improvement, making it a clear critical element of effective communication. ठीक है जी, चलिए नाउ यहां पर कह रहे हैं illustrate with an example how improper tone can reduce effectiveness of a message. आपके जो मैनेजर है वो आपको बहुत रूडली बात कर रहे हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा था वैसा था, जो टोन थी वो बहुत नेगेटिव जा रही है, प्रोफेशनल नहीं जा रही। तो क्वेश्चन यही है कि भाई एक एग्जाम्पल बताओ कि किस तरीके से अगर टोन सही नहीं रखी गई मैसेज की तो जो मैसेज की इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो देखो पहले तो हम टोन का मतलब बता देंगे पेपर में भाई, तो टोन रेफर्स टू द एटीट्यूड और इमोशनल एक्सप्रेशन कन्वेड थ्रू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इफ इमेजिन यू फेल टू मीट द डेडलाइन अगेन, ये बहुत हार्श टोन है और इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाएगा और कॉपरेट नहीं करेगा। वो पोलाइटली भी बोल सकता है प्लीज एंश्योर टाइमली कंप्लीशन इन फ्यूचर, भाई इससे क्या वो काम, बात वही है, कान यहाँ से नहीं पकड़ के यहाँ पकड़ा गया, बट एटलीस्ट सामने वाले पर्सन को ह्यूमिलिएशन तो फील नहीं हुई। इनफैक्ट उसको जगह यार मेरे से तो गलती भी हुई, इन्होंने मुझे डांटा नहीं, हाँ वार्निंग तो जरूर दी, लेकिन पहले वाले में तो इट वॉज क्वाइट रूड हार्श। कोई मैनेजर है और वो एक मेल सबको भेज रहा है, एक एम्प्लॉय को डांटते हैं, तो इट डजंट लुक नाइस, ठीक है, is more improper. Improper tone can create resentment, while appropriate tone promotes acceptance and positive response in communication. ठीक है जी, चलो अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसके बाद हम आज का क्लास हमारा हो जाएगा, फिर हम करेंगे अगली क्लास में जो हमारी बाकी के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। An HR manager circulates a lengthy policy document without summarizing key points. HR मैनेजर ने सर्कुलेट कर दिए लेंदी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को और उसने की पॉइंट्स को समराइज नहीं किया और इंक्वायरीज भी नहीं इनवाइट की, यानी कि फीडबैक नहीं लिया। एम्प्लॉय ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया पॉलिसी को और रिसिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। आपको बताना है कि भाई क्या क्या होने चाहिए थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। HR manager fails to follow several principles of effective communication. Lack of clarity and conciseness made the lengthy document difficult to understand. Absence of summarizing prevented employees from identifying key points. The manager also ignored principle of feedback by not inviting queries. तो obviously ये तो हमने देख ही लिया था, क्योंकि उसने queries नहीं मांगी, उसने सीधा भेज दिया। तो यहाँ पर भाई गलती तो है, queries हो या कुछ हो, हम कोई भी पॉलिसी ला रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो पहले सबकी परमिशन इन द सेंस सबके पॉइंट ऑफ व्यू तो पूछे जाने चाहिए। नाउ यहाँ पर आता है फेलियर टू कंसिडर ऑडियंस नीड्स रिजल्टेड इन मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई लोगों को क्या चाहिए था वो पता नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और अपने लगा लिए। Effective communication would require clear structure. Effective communication को clear structure चाहिए, brevity चाहिए, relevance चाहिए और साथ साथ two way interaction चाहिए, assurance चाहिए कि understanding की और acceptance of policy की। ठीक है, चलिए last question. During
अब वर्चुअल मीटिंग, जो वर्चुअल मीटिंग जैसे कि आपकी जूम की होती है, मीट्स की होती है, राइट, मीट्स की होती है, हमारी जूम में होती है, द टीम लीडर स्पीक्स रैपिडली एंड डज नॉट कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। वो बोले जा रहा, सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहा कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पूछ ही नहीं रहा, यानी कि उसने फीडबैक नहीं लिया। लेटर टास्क आर परफॉर्म्ड इनकरेक्टली, जो भी टास्क थे वो इनकरेक्टली परफॉर्म हुए। एक्सप्लेन हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुड बी प्रिवेंटेड दिस। तो देखो, द सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स फेलियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। स्पीकिंग रैपिडली रिड्यूस क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्पेशली इन वर्चुअल सेटिंग्स। एब्सेंस ऑफ फीडबैक एंड कंफर्मेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंटेड, क्योंकि फीडबैक नहीं पूछा गया और कि सामने को समझ आया या नहीं आया, इससे करेक्शन के डाउट जो थे वो भी पूरे नहीं हुए। Effective communication would require clear phrasing, simple language, summarizing key points, or seeking feedback from participants. This measure ensures proper decoding of the message and correct task execution. Thus, effective communication could have prevented errors by ensuring understanding, interaction and two-way process. यानी कि अगर effective communication चाहिए थी तो उसको पूछना चाहिए था, रिप्लाई लेना चाहिए था, फीडबैक लेना चाहिए था, तभी जाकर उसको क्लियर होता कि भाई सामने वाले तक वो मैसेज वैसा कन्वे हुआ है जैसा वो कन्वे करना चाहते थे या नहीं। इसी के साथ बेटा बच्चे लोग हमारा आज का डे कंप्लीट होता है। अब हमारे पास बचे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम कवर करेंगे कल की क्लास में। हमारे बाकी के टॉपिक्स सारे हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज आप पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लो, तो अब मैं मिलूंगी आपसे कल अगली क्लास में कम्युनिकेशन का चैप्टर को कंप्लीट करते हुए। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय।